Hello and welcome guys in the class of 11th Agriculture Maths। गाइज हम आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 17.2 जो कि है बेलन के ऊपर आधारित। तो प्रश्नावली में जाने से पहले सबसे पहले हम बेलन के ऊपर आधारित जितने भी सूत्र हैं उनको मैं आपको बताता हूं। सारे सूत्रों का मैं एक फ़ोटो अटैच कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन सूत्रों को याद कर लें। इसके बाद हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि उस बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो पहले इनको नोट कर लेते हैं। यहां लिख लेते हैं गिवन त्रिज्या को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और ये हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। व ऊंचाई को हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, तो 8 सेंटीमीटर दी गई है। अब इसका आयतन निकालेंगे। यहां लिख लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन के आयतन का सूत्र अभी मैंने आपको बताया, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान यहां पर जब तक न कहा जाए तो हम 22/7 ही लेंगे। आर का मान 3.5 और इसका स्क्वायर, और एच का मान 8 है हमारे पास। तो 22/7 3.5 का स्क्वायर है। स्क्वायर में जब भी कोई संख्या हो तो हम उसको 2 बार गुना में लिख सकते हैं, गुना 8। अब ये 7 पंजे 35, तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पर। 22 पंजे 110 और एक अंक के बाद दशमलव, गुणा 3.5 गुणा 8। आगे सोल्व करें तो 11 की 8 में गुणा कर दो, 88 हो जाएगा। 88 गुना 3.5 और इन दोनों की गुणा करेंगे। अब चलिए कर लेते हैं 88 और 35 की गुना। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 4 44, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26, 0 4 4 8, 6 और 4 10, 2 और 1 3। ये आ जाएगा हमारे पास 3080। लेकिन यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है तो 308 आ जाएगा। 308 घन सेंटीमीटर। ये तो हो जाएगा इसका आयतन। अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ की। अब बेलन का वक्र पृष्ठ। इसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 इंटू 22/7। आर का मान 3.5, एच का मान 8। 7 पंजे 35, तो 0.5 आ जाएगा काटने के बाद। 22 पंजे 110, एक अंक के बाद दशमलव, गुणा 2 गुणा 8 रह जाएगा। 11 अट्ठे 88 गुना 2 और इसको गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमसे बोला है कि उस बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 2.1 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो सेम पहले के जैसा है। तो गाइज ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप स्वयं कीजिएगा और इसका जो आंसर होगा वो कमेंट कीजिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें हमसे कहा है एक बेलन के सिरे का व्यास 9 सेंटीमीटर और आयतन 1980 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बताओ। गिवन डायमेंशंस नोट कर लेते हैं पहले। तो हमने सिरे का व्यास लिख लिया है 9 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें त्रिज्या निकालनी होती है बेलन के लिए। तो त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं और त्रिज्या व्यास की आधी होती है।
व्यास को 2 से भाग करके हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या हो जाएगी 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर। इसका आयतन दिया हुआ है हमें, आयतन दे रखा है 1980 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी घन सेंटीमीटर। अब देखिए आयतन के लिए यहाँ सूत्र लगाएंगे और हमें इसमें जो फाइंड करना है, ऊंचाई फाइंड करनी है। ऊंचाई इसकी मान लेंगे पहले, माना बेलन की ऊंचाई h है, तब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। इट इज इम्प्लाई ये भी आयतन है और ये भी आयतन है, तो दोनों को बराबर रख देंगे। पाई r स्क्वायर h बराबर 1980। पाई का मान हम रख लेंगे, पाई का मान पहले देखते हैं क्वेश्चन में दिया तो नहीं दिया है, तो यहाँ 22/7 रखेंगे। r स्क्वायर, r को चाहे तो आप 4.5 रख लीजिए, चाहे 9/2 ही रख लीजिए। तो आई थिंक कि 9/2 रखने से थोड़ा आसान हो सकता है। 9.2 इंटू h इक्वल्स टू 1980। अब यहाँ हम 22/7 गुणा, इसको हम लिखेंगे 9 गुणा 9/2 गुणा 2 और गुणा h बराबर 1980। अब h का जब मान निकालेंगे तो जितने भी यहाँ ऊपर अंश हैं वो हर बन जाएंगे 1980 के, और जितने हर हैं वो 1980 के अंश में आ जाएंगे। यानी h बराबर हो जाएगा 1980 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2/22 गुणा 9 गुणा 9। अब देखिए 22 90 198 होते हैं, 0 की 0 बच जाएगी, यहाँ 90 हो जाएगा। 9 से काट देंगे इसको तो ये 10 हो जाएगा। अब हमारे पास ये 2 दूनी 4, 4 सते 28 और गुणा 10 यानी 280। ये हो जाएगा h का मान 280/9। अब इस 9 से इसको भाग करेंगे, देखिए कितने टाइम्स चलेगा। 9 1 9, 1 टाइम चलेगा। 9 एकम 9 3 18, 9 तिया 27, ओ सॉरी 3 टाइम चलेगा, 9 तिया 27। और फिर यहाँ पर बचेंगे हमारे पास, यहाँ से एक बचेगा तो ये 10 हो जाएगा, तो 9 एकम 9, फिर एक बचेगा 9 एकम 9, तो ये 31.1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी और क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, और यही इसका आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि एक बेलन के वक्रपृष्ठ में वर्ग सेंटीमीटरों की संख्या उसके आयतन में घन सेंटीमीटरों की संख्या के बराबर है, सिरे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इनडायरेक्टली हमें कह दिया है कि जो वक्रपृष्ठ है बेलन का वो उसके आयतन के बराबर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि माना इस बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तब प्रश्नानुसार बेलन का वक्रपृष्ठ बराबर बेलन का आयतन। बेलन के वक्रपृष्ठ के लिए जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे। वक्रपृष्ठ के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई r h, और आयतन के लिए पाई r स्क्वायर h। देखिए पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, स्क्वायर से r कैंसिल, तो हमारे पास r इक्वल बच गया 2, इधर से 2 और उधर से r बचा, तो r इक्वल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है एक घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया।
तार की लंबाई ज्ञात करो। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी एक वस्तु को एक सॉलिड को पिघलाकर दूसरा सॉलिड बनाया जाएगा तो उसका आयतन परिवर्तित नहीं होगा अगर वहां कोई शर्त न दी गई हो तो। इसी तरह अगर मिट्टी को खोदकर एक जगह से दूसरी जगह पर डाला गया है तो बगैर शर्त के उनका आयतन भी बराबर होगा। तो यहाँ पर जो तांबे का टुकड़ा पिघलाया गया उसका आयतन खींचे गए तार के आयतन के बराबर होगा। अब तांबे का टुकड़ा कैसा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें बस इतना पता है कि उसका आयतन हमें दिया गया है 1 घन सेंटीमीटर। तो हम इस आयतन को इस तार के आयतन के बराबर रखेंगे और तार हमारे पास बेलनाकार होगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम नोट करते हैं जो जो कुछ हमें दिया हुआ है। तो एक तो हमें जो तांबे का टुकड़ा है उसका आयतन दे रखा है, तांबे के टुकड़े का आयतन। और ये हमें दे रखा है 1 घन सेंटीमीटर। और हमें दे रखा है जो तार खींचना है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि वो 1 मिलीमीटर मोटा है। तो तार की मोटाई दे दी है 1 मिलीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। और साथ ही साथ ये भी देखो कि तार की मोटाई दी है, इसका मतलब उसका व्यास है। ये व्यास है हमारे पास 1 मिलीमीटर, या इसको हम सेंटीमीटर में बदले तो 10 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या हो जाएगी तार की, ये तार की त्रिज्या है, ध्यान रखना तार की त्रिज्या, इसको r से डिनोट कर लीजिए। ये हो जाएगा व्यास बटे 2, यानी 1/10/2, और 2 की गुणा 10 के साथ होगी तो 1/20 सेंटीमीटर। अब आप लिख दीजिए कि माना तार की लंबाई L है, तब तार का आयतन बराबर होगा टुकड़े के आयतन के। तार का आयतन, तार बेलनाकार है इसलिए होगा πr² L, h की जगह हमने L लिया है, लंबाई ली है, और ये हो जाएगा 1 घन सेंटीमीटर। पाई का मान रख लेते हैं यहाँ 22/7। आर का मान है 1/20, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू L इक्वल्स टू 1। अब L की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें तो L इक्वल्स टू हो जाएगी 1 इंटू ये 7 ऊपर जाएगा और 20 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, और अपोन में आ जाएगा 22 इंटू 1। L इक्वल्स टू 7 इंटू 20 का वर्ग 400 होता है, बटे 22। इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो यहाँ 200 आएगा, यहाँ 11 आएगा। 7 की और 200 की गुणा करते हैं 1400/11, और जब हम 1400 को 11 से भाग देंगे तो वी विल फाइंड द आंसर 127.28 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई होगी 127.28 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो नोट कर लेते हैं जो गिवन है, हम नोट कर चुके हैं। अब इसका आयतन निकालते हैं, बेलन का आयतन। देखिए बेलन के आयतन का एक सूत्र ये भी होता है कि आधार का क्षेत्रफल
और उसको गुणा कर देते हैं ऊंचाई से। बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये बेलन का आयतन बन जाता है। यानी 154 गुना 15, इनको गुणा करते हैं। 15 चौके 60, 15 5 75 और 6 81, 15 एकम 15 और 8 23, 2310 घन सेंटीमीटर। अब निकालते हैं इसका वक्र पृष्ठ। देखिए वक्र पृष्ठ होता है चूंकि 2 पाई आर एच। अब हमें एच की वैल्यू तो ज्ञात है, आर की वैल्यू नहीं पता, तो आर की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। क्योंकि आधार के क्षेत्रफल के लिए सूत्र भी होता है एक, उसका प्रयोग करेंगे। आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जो हमें 154 दे रखा है, यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 154 बटे पाई। आर स्क्वायर हो जाएगा 154 बटे 22 बटे 7। आर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 154 गुणा 7 बटे 22, और 22 सत्ते 154 होते हैं, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 7 स्क्वायर। और जब इसका वर्गमूल लेंगे तो आर इक्वल्स टू 7 मिलेगा, यानी त्रिज्या मिल गई हमें 7 सेंटीमीटर। अब हम इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। अब बेलन का वक्र पृष्ठ, टू पाई आर एच होता है, यानी 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा एच का मान 15। 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुना 15, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66, 606 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला जा रहा है कि एक आयताकार कागज का टुकड़ा 5 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। उसे 4 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से, और फिर 5 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से जो 2 बेलन उत्पादित होते हैं उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। देखिए इसमें हमारे पास एक आयताकार कागज का टुकड़ा है। आप मान लीजिए कि ये टुकड़ा है, ये 5 सेंटीमीटर तो लंबा है और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब इसके 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट में कहा जा रहा है कि उसे 4 सेंटीमीटर की भुजा को अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाया गया, यानी यहाँ से इसको पकड़ लिया और इस तरीके से चारों ओर घुमा दिया। तो ये क्या, इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। जब इसको घुमाएंगे तो हमें एक यहाँ ठोस बनता हुआ नजर आएगा, इस तरह घुमाने से। और ये बना हुआ ठोस एक बेलन होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले भुजा 4 सेंटीमीटर के या को अक्ष मानकर घुमाने पर एक बेलन निर्मित होता है जिसकी त्रिज्या R1 ले लीजिए इसको, क्योंकि केस फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। केस फर्स्ट 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई H1 हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब इस स्थिति में बेलन का आयतन निकालेंगे। इसको V1 मान लेते हैं और ये होगा पाई R1 स्क्वायर H1। अभी इसकी वैल्यू नहीं रखते, यह रख दीजिए V1 इक्वल्स टू पाई R1 की वैल्यू 5 स्क्वायर, H की वैल्यू 4,
तो पाई इंटू 25 × 4 और ये हो जाएगा 100 पाई, 100 पाई घन सेंटीमीटर। अब दूसरा केस डिस्कस करते हैं। दूसरे केस में हमसे कहा जा रहा है कि इसको 5 सेंटीमीटर भुजा के परिगत घुमाया गया, यानी 5 सेंटीमीटर भुजा जो इसकी थी उसको अक्ष मान लिया और उसके परिगत घुमाया। ये 5 सेंटीमीटर भुजा है, ये 4 सेंटीमीटर भुजा है। अब की बार इस भुजा को अक्ष मानकर इसको इस तरह से घुमाया गया। तो जब इस तरह से घुमाएंगे तो इस तरह से फिर से एक सॉलिड जनरेट होगा, ये भी एक बेलन ही होगा। अब इसमें ऊंचाई जो होगी या लंबाई कहें वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी त्रिज्या जो होगी वो 4 सेंटीमीटर बन जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे भुजा 5 सेंटीमीटर को अक्ष मानकर घुमाने पर एक बेलन बनता है जिसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। R2 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई H2 5 सेंटीमीटर होगी। इसका आयतन निकालते हैं। तब आयतन, और इस स्थिति में आयतन को हम V2 मान लेते हैं। V2 बराबर होगा पाई R2 स्क्वायर H2, यानी पाई 4 स्क्वायर इंटू 5, पाई इंटू 16 इंटू 5 और 16 पंजे 80, 80 पाई घन सेंटीमीटर। अब इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब होता है बटे में रखना एक दूसरे को। तो अब V1 बटे V2, 100 पाई बटे 80 पाई, 0 से 0 कट जाएगा। इसको 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, पाई से पाई कट जाएगा, 5 बटे 4 आएगा। अर्थात जो V1 रेशियो V2 होगा वो आ जाएगा 5:4, और ये ही अनुपात हमसे पूछा था, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कहा है यदि बेलनाकार तार का व्यास 5% कम कर दिया जाए तो बताओ उसकी लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी जबकि आयतन में कोई अंतर न हो। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना उस तार का प्रारंभिक व्यास d और प्रारंभिक त्रिज्या स्मॉल r है तथा परिवर्तन के बाद ये क्रमशः d डैश और r डैश हो जाते हैं, और इसकी प्रारंभिक जो लंबाई है वो l डैश है तथा परिवर्तन के बाद प्रारंभिक लंबाई l है तथा परिवर्तन के बाद l डैश हो जाती है। अब देखिए व्यास में जो परिवर्तन है वो 5% की कमी है, यानी जो पहला व्यास है हमारा उसमें 5% की कमी करके नया व्यास आएगा। यानी देखिए आप जब d डैश फाइंड करेंगे तो d डैश इस तरह से फाइंड होगा कि जो पुराना व्यास है उसमें से घटा दीजिए d का 5%, यानी ये आपको मिलेगा d माइनस d इंटू 5/100%। को हम भिन्न में बदल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें मिलेगा d कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस यहाँ हमें मिलेगा 0.05, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 1 माइनस करेंगे तो 0.95 इंटू डी, तो डी डैश हो गया 0.95 इंटू डी। अब देखिए आर डैश निकालते हैं यानी नई त्रिज्या, तो आर डैश जो होगी वो डी डैश की आधी होगी क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यहाँ पर डी डैश का जो मान आया है 0.95 डी, इसका आधा कर दीजिए या हम इसको लिख सकते हैं 0. इसको काट कर 2 से 475 इंटू डी आएगा। तो इस तरह से नई त्रिज्या भी निकल जाएगी। अब देखिए हम पुराना आयतन निकालते हैं पहले, प्रारंभिक आयतन। प्रारंभिक आयतन के लिए हम जो सूत्र यहाँ यूज करेंगे वो
पाई आर स्क्वायर एच करेंगे। अब ये बेलन का सूत्र होता है, क्योंकि तार बेलनाकार ही होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और नया आयतन या अंतिम आयतन इसको आप V1 मान लीजिए या V मान लीजिए ओनली, और इसको V डैश, और इसको हम लिखेंगे पाई आर डैश स्क्वायर। और यहाँ हमने ऊंचाई तो ली नहीं, लंबाई ली है जिसको हमने L कहा है, तो इसलिए L रखेंगे और यहाँ L डैश रखेंगे। अब देखो प्रश्न में हमसे कहा है कि आयतन बराबर है, आयतन बदलते नहीं है, तो V बराबर V डैश है। यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार V है हमारे पास पाई आर स्क्वायर L, और ये आया है पाई आर डैश स्क्वायर L डैश। यहाँ पे हम इस R की वैल्यू रख देंगे। देखिए R बराबर होता है D/2, तो यहाँ हम पाई इंटू D/2 रख देंगे, क्योंकि ये जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू L और इक्वल्स टू पाई। R डैश की वैल्यू ये है हमारे पास, ये वाली रखेंगे, ये वाली, तो यहाँ रख देंगे 0.475 D का स्क्वायर इंटू L डैश। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, और यहाँ D स्क्वायर बाई 4 इंटू L हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 0.475 का स्क्वायर इंटू D स्क्वायर और इंटू L डैश। अब D स्क्वायर से D स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा L/4, और इधर इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 0.225625 और इंटू L डैश। और यहाँ से L डैश अगर हम निकालें तो L डैश यहाँ से होगा L/4 गुणा 0.225625, और इनको गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर इसको आएगा 0.9025। तो ये नई L डैश निकल गई। अब हमें इसका प्रतिशत परिवर्तन निकालना है कि कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है। तो प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकालते हैं देखिए। अब देखिए प्रतिशत परिवर्तन निकालते हैं। प्रतिशत परिवर्तन के लिए नई लंबाई माइनस पुरानी लंबाई और बटे पुरानी लंबाई गुणा 100, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब नई लंबाई हमारे पास आई है L डैश, पुरानी है L, और बटे L गुणा 100। L डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, L/0.9025 माइनस L/L इंटू 100। अब यहाँ से L तो कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/0.9025 माइनस 1/L इंटू 100। L से L कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। अब देखिए इसका LCM लेंगे तो 1 माइनस 0.9025 बाई 0.9025 आ जाएगा। 1 में से इसको घटाएंगे, घटाने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। 1.0000 लिख देंगे इसको, और यहाँ लिखेंगे 0.9025। तो यहाँ 10, ये 1 ले आएंगे इधर, तो ये 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे, 9 में से 2 गए, 7 बचेंगे, यहाँ 9 का 9 बचेगा, और यहाँ 0 बचेंगे, और यहाँ दशमलव। तो ये हमारे पास आएगा 0.0975 बटे 0.9025। अब इसको इससे भाग देंगे। भाग देने का तरीका कि इसको 5 से काटते जाओ, फिर से 5 से काटते जाओ। इसको काटने के बाद हमारे पास आएगा 0.1085 समथिंग। और हाँ, इसमें हम 100 छोड़ते आ रहे हैं,
तो इसको भी लगाना है साथ में, तो इंटू 100। अब 100 से गुणा करेंगे तो ये 10.8% में निकलेगा आंसर, मतलब लंबाई इतने प्रतिशत बढ़ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। एक घन को छीलकर उसमें से बड़े बेलन निकाल लिया गया है। यदि घन की प्रत्येक कोर 1 मीटर लंबी है तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। अब देखिए इसको एक चित्र से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास वो घन है जो मैं यहाँ बना चुका हूँ। ये इसका सामने का फलक है और ये इसका ऊपरी फलक है जिसको आप देख पा रहे हैं। तो इसमें इस घन की प्रत्येक कोर है 1 मीटर, 1 मीटर की कोर है इसकी। अब इसमें जो बड़े से बड़ा हम बेलन काट रहे हैं, बेलन निकाल रहे हैं काट कर, उसको देखिए उसका जो व्यास होगा, सिरे का व्यास, वो इस घन की कोर के बराबर ही होगा और इसकी जो ऊंचाई होगी वो भी घन की कोर के बराबर ही होगी। तो यहाँ से हमें व्यास और ऊंचाई मिल जाएगा तो हम उसका आयतन आसानी से निकाल पाएंगे। तो देखिए लिखते हैं इसके लिए। अब बने बेलन का जो व्यास होगा वो भी घन की कोर के बराबर होगा। इट मीन्स जो डी होगा वो 1 मीटर के बराबर होगा। इट इज़ इम्प्लाई यहाँ से जब आप त्रिज्या आर निकालेंगे तो वो 1/2 मीटर हो जाएगी क्योंकि ये आधी होती है व्यास की। और इसकी जो ऊंचाई h है वो भी 1 मीटर ही होगी। अब हम इसका आयतन निकाल देंगे। अब बेलन का आयतन, ये होता है पाई आर स्क्वायर h यानी 22/7 इंटू आर की वैल्यू 1/2, तो 1/2 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हमारे पास 1 ही है, तो 22/7 गुना 1/4 आ जाएगा। एक को इसमें गुना करके लिखेंगे ही नहीं और हम 4 से इसको काटते हैं तो 4 पंजे 20 और दशमलव लगाकर फिर से 4 पंजे 20/7 आ जाएगा। और 5.5 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.7857 इतना आएगा और ये सेंटीमीटर क्यूब में इसका आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है एक खोखले पाइप का टुकड़ा 270 पाई घन सेंटीमीटर तांबे का बना है। यदि उसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और सिरे का बाहरी व्यास 17 सेंटीमीटर हो तो मोटाई ज्ञात करो। सबसे पहले इसके लिए हम इसकी डायमेंशंस को नोट करते हैं। तो इसमें हम नोट कर चुके हैं कि माना पाइप की बाहरी त्रिज्या r1 व आंतरिक त्रिज्या r2 है, वह लंबाई h है तथा दिया है कि बाहरी सिरे का व्यास। अब हमें बाहरी सिरे का व्यास इसमें दे रखा है 17 सेंटीमीटर, तो हम नोट कर लेते हैं 17 सेंटीमीटर और यहाँ से त्रिज्या निकाल लेते हैं, बाहरी त्रिज्या। जिसको हमने r1 माना है वो 17/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब आंतरिक त्रिज्या इसकी पता नहीं है हमें, तो आंतरिक त्रिज्या निकालेंगे और उसके बाद इसकी मोटाई निकालेंगे। जबकि हमें इसकी लंबाई दे रखी है, लंबाई का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, तो लंबाई को हमने यहाँ पर h माना है, तो h 9 सेंटीमीटर दी गई है। अब हमें साथ साथ ये भी दे रखा है कि इसका जो आयतन है वो 270 पाई घन सेंटीमीटर है, तो आयतन इसमें 270 पाई है। अब आयतन आप जानते हैं, जब आपके पास r1, r2 और h होता है तो खोखले पाइप या खोखले बेलन का जो आयतन होता है वो पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू एच के इक्वल होता है और ये हमें इक्वल दिया है 270 पाई के, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 की वैल्यू रख देंगे 17/2 का स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर और इंटू 9 इक्वल्स टू 207। अब इस 9 से इसको डिवाइड करेंगे और 17 का वर्ग यहाँ हो जाएगा 289 और इसका 4 हो जाएगा माइनस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये देखिए 9 दिया 27, तो 30 आ जाएगा यहाँ पर।
तो R2 स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो ये होगा 289/4 माइनस 30, और ये हो जाएगा 289 माइनस एलसीएम ले रहे हैं हम, तो 120, 4 दिया 12, 120/4, और यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो 9 एज इट इज़ आएगा। यहाँ बचेंगे 8 में से 2 घटे 6 बचे 1/4, तो R2 स्क्वायर आया 169/4, और यहाँ से R2 इक्वल होगा 13/2 के स्क्वायर रूट लेने के बाद, वर्गमूल लेने के बाद 13/2 आ जाएगा। अब बात आती है मोटाई निकालने की। देखिए ये खोखले बेलन का सामने का सिरा आप देख रहे हैं, ये इसकी आंतरिक त्रिज्या है, ये बाहरी त्रिज्या है। तो अगर हम बाहरी त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को माइनस कर दे तो उसकी मोटाई बच जाती है। तो यहाँ पर हम मोटाई निकालने के लिए यही करने वाले हैं। मोटाई बराबर होगी बाहरी त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या इसकी हमने R1 ली है और आंतरिक त्रिज्या R2। ये 17/2 और ये 13/2, यानी 17 में से 13 घटे 4 बचे, 4/2 बराबर 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है 28 सेंटीमीटर ऊंचे और 11 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंबवर्तीय ठोस बेलन की धातु को गलाकर एक ठोस घन बनाया गया। घन की कोर की माप ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे कि माना घन की कोर की माप A है। तो हम नोट कर चुके हैं। अब हमें दिया है कि ये बेलन जो है जिसको हम गला रहे हैं ये 28 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो हम लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई H बराबर 28 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, 11 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या है। तो लिख लेते हैं आधार त्रिज्या R बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको गलाकर बनाया गया एक घन। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी एक ऑब्जेक्ट को या सॉलिड को पिघला कर दूसरा सॉलिड बनाया जाएगा तो दोनों के आयतन बराबर रहेंगे। तो अब बने घन का आयतन बराबर होगा पिघलाए बेलन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा की घात 3 और भुजा हमने इसकी A मान ली है, और इसका आयतन आप जानते ही हैं πr² h होता है। तो A की घात 3 बराबर हो जाएगा 22/7 गुणा R का मान है 11 हमारे पास, 11 का वर्ग गुणा H का मान है 28, 7 से इसको काट देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। A³ इक्वल आएगा 22 गुणा ये हो जाएगा 121 इंटू 4। A³ इक्वल हो जाएगा, इन तीनों को गुणा करके देखिए आ रहा है 10648, 10,648, और 10,648 जो होता है वो 22 का घन होता है। तो इसको हम 22 की घात 3 लिख देंगे, और A बराबर यहाँ से हम प्राप्त करेंगे 22 सेंटीमीटर। अर्थात जो भी हमारे पास घन बनेगा उसकी जो कोर होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी। इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा है किसी खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो। तो हम नोट कर चुके हैं खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या R1 6 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या R2 बराबर 4 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हम इस बेलन का आयतन निकालेंगे। खोखले बेलन के आयतन के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है πr1²
माइनस R2² इंटू एच, पाई इंटू R1 की वैल्यू 6², R2 की वैल्यू 4 और 4 का स्क्वायर, एच की वैल्यू 14। पाई को एज इट इज रखेंगे 36 माइनस 16 गुना 14, यहाँ बचेंगे 20, यहाँ हो जाएंगे 280 पाई घन सेंटीमीटर। ये इसका आयतन होगा। अब निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये होता है 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू एच प्लस R1 माइनस R2, तो इक्वल हो जाएगा 2 पाई 6 प्लस 4, 14 प्लस 6 माइनस 4, 2 पाई इंटू 10 इंटू यहाँ हो जाएगा 20, और 20 में से 4 माइनस होंगे तो 16, यहाँ 160 हो जाएगा, और 160 का दोगुना हो जाएगा 320 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला जा रहा है 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 70 मीटर लंबी अर्धबेलनाकार सुरंग खोदने में क्या व्यय होगा जिसका व्यास 10 मीटर है। तो हम सभी डायमेंशंस नोट कर चुके हैं। जैसे सुरंग की लंबाई हमें दी गई है जिसको हमने h मान लिया है 70 मीटर, और व्यास 10 मीटर है, इसलिए त्रिज्या हो जाएगी 10 का आधा यानी 5 मीटर, और प्रति घन मीटर खर्च है 30 रुपये। अब इसका आयतन निकालेंगे। आयतन घन मीटर में निकलेगा और उसको 30 से गुणा करके हम कुल व्यय निकाल सकते हैं। तो अब अर्धबेलनाकार सुरंग का आयतन, देखिए बेलन का आयतन होता है पाई R² एच, बट ये अर्धबेलनाकार सुरंग है इसलिए आधा कर देंगे आयतन का। तो 1/2 गुना 22/7 गुना R का मान 5 है हमारे पास, और इसका वर्ग कर देंगे। H का मान है 70। 7 से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 22 पंजे 110 हो जाएंगे, और यहाँ 5 पंजो 25 हो जाएंगे। 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 27, ये हो जाएगा इतने घन मीटर। ये इसका आयतन निकला है अर्धबेलनाकार सुरंग का। अब इसको खोदने का व्यय निकालेंगे। अब लिखते हैं सुरंग खोदने का व्यय ये बराबर होगा आयतन गुणा दर। आयतन निकला है 2750 और इसकी दर है 30। गुणा करते हैं, 3 पंजे 15, 7 या 21 और 1 22, 3 दूनी 6 और 2 8, और ये दोनों जीरो आ जाएंगी। तो 82,500 रुपये इतना व्यय आएगा सुरंग को खोदने में। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा है एक आयताकार ठोस जिसका आधार वर्गाकार है और एक बेलन ऊंचाई और आयतन में बराबर है, तो वर्ग की भुजा और बेलन के व्यास में क्या अनुपात है। तो हम नोट करते हैं। पहले हमने नोट कर लिया है कि माना जो आयताकार ठोस है उसके वर्गाकार आधार की भुजा तो a है, और बेलन जो हमारे पास है उसकी ऊंचाई h है, और आयताकार ठोस की ऊंचाई h डैश है। और ये भी मान रहे हैं कि
कि माना बेलन का व्यास d है, तब प्रश्न में हमसे कहा है कि इन दोनों का आयतन बराबर है और ऊंचाई भी बराबर है। तो हम लिखेंगे तब दिया है इनकी ऊंचाई बराबर है, यानी h बराबर h डैश है, तथा आयतन बराबर है। दैट मीन्स आयतन बराबर होने का मतलब कि लंबाई गुणा, ये हिंदी में लिख देते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तो होता है आयताकार ठोस का आयतन, और पाई आर स्क्वायर एच ये होता है बेलन का आयतन। अब लंबाई, इसकी लंबाई हम a ही लेंगे, ये भी a ली जाएगी, और ऊंचाई को हमने इसकी h मान लिया, h डैश मान लिया है, तो h डैश रख देंगे। पाई, यहाँ पर r की जगह हम, चूंकि इसके व्यास हमें दिया गया है तो व्यास रखेंगे d/2 और h को h ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर इंटू एच डैश इक्वल्स टू पाई d²/4 इंटू h की जगह हम इक्वेशन फर्स्ट से h डैश रख सकते हैं, तो यहाँ हमने h डैश रख दिया। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से h डैश से h डैश कैंसल, और हमारे पास इस d² को इसके नीचे ले आएंगे, a²/d² इक्वल्स टू पाई/4 हो जाएगा, या वर्गमूल लेंगे तो a/d हो जाएगा √π/2 और a/d हो जाएगा √π/2। ये अभीष्ट अनुपात होगा जो कि वर्गाकार भुजा और बेलन के व्यास के बीच होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला जा रहा है सिद्ध करो कि लंबवर्तीय बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम नोट कर चुके हैं कि माना लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या r है, ऊंचाई h है तथा उसका आयतन v है, वह उसका वक्र पृष्ठ जो है वो s है। तब देखिए, तो v का मान होगा पाई r² h तथा s का मान होगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, s का मान यानी वक्र पृष्ठ का मान होगा 2πr/h, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हमें प्रश्नानुसार करना है आयतन का दुगना। प्रश्नानुसार इस समीकरण 1 को 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2v बराबर 2πr² h हो जाएगा। 2v बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πrh गुणा r, ये r हमने अलग से लिख दिया, लेकिन 2πrh को हम क्या जानते हैं, 2πrh तो समीकरण 2 से देखिए ये वक्र पृष्ठ होता है, तो इसकी जगह हम s रख सकते हैं, s गुणा r, और इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि 2 गुणा आयतन बराबर वक्र पृष्ठ गुणा त्रिज्या, और यही तो हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसमें बोला जा रहा है 4 मिलीमीटर व्यास का तांबे का तार एक बेलन पर समरूप से इस प्रकार लपेटा जाता है जिससे बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ तल को ढक ले। यदि बेलन की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा व्यास 20 सेंटीमीटर हो तो तार की लंबाई ज्ञात करो। देखिए कैसे करेंगे इसको। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक बेलन है और एक तार हमें इसके वक्र पृष्ठ पर लपेटना है। इस तरह से इस बेलन की हमें डायमेंशंस दे रखी हैं और साथ ही साथ इस तार की मोटाई अर्थात तार का व्यास दे रखा है, तो हमें तार की लंबाई पूछी गई है। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे।
अब देखिए तार का व्यास दे रखा है हमें बराबर 4 मिलीमीटर, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 4/10 बराबर 0.4 सेंटीमीटर। अब देखिए तार का जब पूरा लपेट आ जाएगा तो तार बेलन के वक्र पृष्ठ की कितने क्षेत्रफल को ढकेगा, वो उसकी 0.4 सेंटीमीटर क्षेत्रफल को ढकेगा। यानी इस बेलन के एक लपेट में इस बेलन को वह 0.4 सेंटीमीटर लंबाई तक ढक लेगा। तो यहाँ से हम इस तार के कितने लपेट आएंगे वो टोटल लपेट निकाल सकते हैं। तो तार के कुल लपेट देखिए, ये बेलन कितने सेंटीमीटर लंबा है, ये बेलन 24 सेंटीमीटर लंबा दे रखा है। तो हम यहाँ पर तार के कुल लपेट की संख्या जो निकालेंगे वो निकालेंगे बेलन की लंबाई बटे तार का व्यास। यहाँ से लपेटों की संख्या निकल जाएगी। बेलन की लंबाई है हमारे पास 24 और तार का व्यास है 0.4। यहाँ से ऊपर 0 आ जाएगा और यहाँ 60 लपेट आ जाएंगे तार के। अब देखिए तार की कुल लंबाई हमें निकालनी है, तो एक लपेट की लंबाई निकाल लीजिए, उसको 60 से गुणा कर दीजिए तो तार की कुल लंबाई निकल जाएगी। तो एक लपेट की लंबाई कैसे निकलेगी उसको देखते हैं। हमें यहाँ पर इस बेलन का व्यास दे रखा है, उसको नोट करते हैं। बेलन का व्यास d बराबर 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक लपेट परिधि के बराबर होगा, तो बेलन की परिधि निकाल लेंगे और इसको हम लिखेंगे एक लपेट की लंबाई बराबर पाई डी, यानी बेलन की परिधि, और पाई डी हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा 24 पाई। आई एम सॉरी गाइज, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, तार का व्यास 20 सेंटीमीटर, तो तार एक लपेट की जो लंबाई हो जाएगी वो 20 पाई हो जाएगी। इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब हमें कुल लंबाई निकालनी है तार की, तो लिखते हैं तार की कुल लंबाई होगी परिधि गुणा कुल लपेटों की संख्या, 6 दूनी 12, 1200 पाई सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमसे बोला जा रहा है 210 सेंटीमीटर लंबे, 165 सेंटीमीटर चौड़े और 80 सेंटीमीटर गहरे एक होज में 2.8 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलनाकार नल से 300 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि होज खाली है तो बताओ वह कितनी देर में भर जाएगा। तो सबसे पहले जो डायमेंशंस हमारे पास जिस की भी हैं उसको नोट करते हैं। तो देखिए गाइज, हम सभी डायमेंशंस नोट कर चुके हैं। होज की लंबाई को हमने स्मॉल एल माना है जो 210 सेंटीमीटर है। होज की चौड़ाई को स्मॉल बी जो कि 165 सेंटीमीटर है। होज की गहराई को स्मॉल एच जो कि 80 सेंटीमीटर है। बेलनाकार नल का व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिज्या आर दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। नल से पानी गिरने की दर दे रखी है 300 सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 मिनट में बेलनाकार जलस्तंभ जो गिरेगा उसकी लंबाई होगी ये 300 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है कि होज को भरने में कितना समय लगता है। तो हम मान लेते हैं कि होज को भरने में n मिनट लगेंगे। अब हमने मान लिया कि माना होज को भरने में n मिनट लगते हैं और ये हमने लिख दिया यहाँ पे। अब n मिनट में जो जलस्तंभ का आयतन होगा वो होज के आयतन के हम बराबर रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे n गुणा 1 मिनट में गिरने वाले जल स्तंभ का आयतन बराबर होज का आयतन। n गुणा,
अब देखिए जो जल स्तंभ गिर रहा है वो बेलनाकार है, तो पाई आर स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम एच, मान लीजिए इसको कैपिटल, इसको एच माना है तो ये एच का काम करेगा हमारे पास, यानी 1 मिनट में जल स्तंभ की जो लंबाई होगी ये एच का काम करेगा, और ये बराबर होगा एल गुणा बी गुणा एच के, यानी होज के आयतन के। होज कैसा है, घनाभाकार है, तो एन गुणा 22/7। आर का मान देखिए हमने निकाला था 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख देंगे 1.4 का वर्ग, और गुणा एच का मान, एच 300 है, 1 मिनट में 300 सेंटीमीटर पानी गिरता है, तो 300 बराबर ये हो जाएगा 210 गुणा 165 गुणा 80। या एन का मान यहाँ से अगर निकाले तो 7 की गुणा हो जाएगी ऊपर सबके साथ, 210 गुणा 165 गुणा 80 गुणा 7 और ये 300 आ जाएगा नीचे, 22 भी नीचे आ जाएगा, और ये 1.4 2 टाइम लिख दीजिए। अब देखिए 1 और 2 जीरो हैं, दोनों जीरो कट गई, 3 से इसको काट देंगे तो 7 आ जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 0.7 और 0.2, और इसको भी काटेंगे तो 7 दूनी 14, तो 0.2 आ जाएगा। अब हमारे पास बचता है n इक्वल्स टू, ऊपर बचता है 165 इंटू 8/22 इंटू, यहाँ से देखिए हम दशमलव हटाते हैं तो ऊपर 10, और यहाँ से हटाते हैं तो ऊपर 10 फिर से आ जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 10 गुणा 10, और नीचे से दशमलव हटाकर इसको लिखेंगे 2 गुणा 2। अब देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, और 2 से इसको काट कर 11 आ जाएगा। n बराबर होगा 165, और इसमें डबल ज़ीरो भी आएंगी और नीचे 11 बचेगा। अब 11 से हम इसको भाग देंगे, 11 से इसको भाग देने पर आंसर जो आएगा, 11 से इसको भाग करने पर 1500 मिनट आंसर आएगा। आप इसको घंटों में भी बदल सकते हैं। इसको हम भाग कर देंगे 60 से, n बराबर हो जाएगा 1500/60, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इससे इसको भाग करेंगे तो 25 घंटे आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमसे कहा जा रहा है एक होज में जिसके आधार का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार नल से पानी गिर रहा है। यदि होज में पानी की सतह 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे ऊपर उठती है तो बताओ पानी नल से किस दर से गिरता है, जबकि आंसर जो है सेंटीमीटर प्रति मिनट में निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। इसके लिए पहले हम नोट कर चुके हैं जो कुछ इसमें दिया गया है। एक तो हमें होज के आधार का क्षेत्रफल दिया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर, बेलनाकार नल का व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर, नल की त्रिज्या यहाँ से हमने निकाल ली जिसको हमने स्मॉल r से डिनोट किया 0.7 सेंटीमीटर, और होज में पानी के ऊपर चढ़ने की दर, अब ये ऊंचाई का काम करेगी इसलिए हमने इसको h मान लिया, ये 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा है। चूँकि आंसर हमें सेंटीमीटर प्रति मिनट में निकालना है इसलिए हमने 5/60 यानी इसको 60 से भाग दे दिया, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, इसलिए 5/60 सेंटीमीटर प्रति मिनट हो गया। अब यह मान लेते हैं कि माना नल से पानी जो है वो h डैश दर से गिरता है, तो लिख लेते हैं इसको, हम नोट कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 1 मिनट में होज का आयतन होगा वो 1 मिनट में गिरने वाले पानी का आयतन होगा, और होज के आयतन को हम कैसे निकालेंगे, होज के आधार का क्षेत्रफल गुना पानी ऊपर चढ़ने की दर, और नल से गिरने वाले पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, नल का जो मुंह का क्षेत्रफल होगा और गुना उससे पानी गिरने की दर। यानी अगर कहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, होज का क्षेत्रफल गुना पानी के ऊपर चढ़ने की दर बराबर होगी नल के मुंह का क्षेत्रफल गुना पानी गिरने की दर। अब होज के मुंह का क्षेत्रफल निकलेगा पाई, होज का क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी दे रखा है 3696 गुना
पानी के ऊपर चढ़ने की दर इसमें है 5/60, तो 5/60 रख देंगे और बराबर जो नल होगा उसके मुंह का क्षेत्रफल निकलेगा पाई आर स्क्वायर से, और इनटू जो पानी गिरने की दर है वो हमने मानी है एच डैश। तो अब यहाँ से देखिए 6 से हम इसको काट देंगे, 6 छंग 36, 6 ही कम 6 और 6 छंग 36, ये 616 हो जाएगा। और इसको 616 गुना 5 बटे नीचे 0 बचा हुआ है इसलिए 10 लिखेंगे, और बराबर 22/7 गुना आर का मान है हमारे पास 0.7, तो 0.7 इंटू 0.7 लिखेंगे और इंटू एच डैश। यहाँ से एच डैश का मान निकाले तो एच डैश का मान होगा 616 गुना 5 गुना 7 गुना 10 बटे, ये नहीं आएगा 10, 22 गुना 0.7 गुना 0.7 गुना 10। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 10 से गुना होगी, ये वाला पॉइंट हटाते हैं, ऊपर फिर 10 से गुना होगी, एक 10 से एक 10 कट जाएगा, और इसको काटेंगे 11 से, तो 11 पंजे 55, 11 छक्की 66, 11 दूनी 22 और 7 8 56 हो जाएगा। यहाँ पर 2 चौक 8 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब हम देखते हैं एच डैश हमारे पास आएगा 5 चौक 20.200, और ये 200 सेंटीमीटर प्रति मिनट आएगा, और ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 19। एक 4 मीटर व्यास और 5 मीटर ऊंचाई वाले गोल ताल को 20 सेंटीमीटर व्यास के गोल छिद्र द्वारा 1 किलोमीटर प्रति घंटे की पानी की गति से भरा जा रहा है, ताल कितने समय में भर जाएगा? तो सबसे पहले हम डायमेंशंस नोट कर लेते हैं। तो हम नोट कर चुके हैं गोल ताल का व्यास जो 4 मीटर है, यहाँ से हमने उसकी त्रिज्या निकाल ली r 2 मीटर, इसकी ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर, और गोल छिद्र का व्यास दे रखा है जिससे कि उसको भरा जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमने गोल छिद्र की त्रिज्या निकाल ली r डैश, जो इसकी आधी हो जाएगी यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ताल को भरे जाने की जो दर है वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए चूंकि ऊपर के जो हमारे पास मात्रक है वो मीटर में है और यहाँ सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में ही बदल लेते हैं, ये 10/100 हो जाएगा यानी 0.1 मीटर, और यहाँ पर इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा से बदलकर मीटर प्रति घंटा में बदलते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर प्रति घंटा होगा ये। अब मान लेते हैं कि माना ताल n घंटे में भर जाएगा, तब देखिए तब n गुणा 1 घंटे में छिद्र द्वारा नीचे गिराया गया यानी ताल में गिराए गए पानी का आयतन बराबर ताल का आयतन। यहाँ लिखते हैं n गुणा 1 घंटे में छिद्र द्वारा ताल में गिराए गए पानी का आयतन बराबर ताल का आयतन, यानी n गुणा, अब देखिए हमारे पास जो छिद्र है वो कैसा है, बेलनाकार, यानी बेलन का आयतन यहाँ पर लगेगा, यानी पाई r, और इसके लिए जो त्रिज्या है r डैश ली है हमने, तो r डैश स्क्वायर गुणा h, इसके लिए क्या होगी, इसके लिए होगी 1 घंटे में जितनी भी दूरी चलता है या पानी जितना गिरता है, 1000 गिरता है, तो यहाँ पर 1000 लेंगे h का मान, और यहाँ होगा पाई r स्क्वायर इंटू h। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और n गुणा r डैश की वैल्यू, हमारे पास 0.1 है, तो 0.1 स्क्वायर इंटू 1000 इक्वल r की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 2 स्क्वायर और इंटू 5, तो n हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 इंटू 1000, और ये 4 इंटू 5 हो जाएगा, n इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो देखिए यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है इसलिए 2 जीरो हट जाएंगी, और यहाँ हो जाएगा 4 पंजे 20, n बराबर हो जाएगा 20/10, ये इसके बटे में आ जाएगा, और n का मान आएगा हमारे पास 2 घंटे।
अतः ताल को भरने में 2 घंटे लगेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा जा रहा है कि 4 मीटर त्रिज्या की एक समान गोलाई का 49 मीटर गहरा एक कुआं खोदकर निकली हुई मिट्टी से 40 मीटर लंबे तथा 28 मीटर चौड़े गड्ढे को कितनी ऊंचाई तक भरा जा सकता है, जबकि मिट्टी खुदने पर उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी मिट्टी एक जगह से खोदकर दूसरी जगह डाली जाएगी तो उसका आयतन बराबर रहेगा, बशर्ते कि वहाँ कोई कंडीशन न लगाई हो। तो यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि आयतन 10% बढ़ जाता है। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम नोट कर चुके हैं कुएं की त्रिज्या जो कि 4 मीटर दी हुई है, और गहराई जो कि 49 मीटर है। गड्ढे की लंबाई जिसको हमने स्मॉल एल मान लिया है 40 मीटर, और चौड़ाई जिसको हमने स्मॉल बी मान लिया है 28 मीटर, और मिट्टी खुदने पर आयतन में जो वृद्धि हो रही है वो है 10%। अब हम मान लेते हैं कि माना इस गड्ढे को h डैश ऊंचाई तक भरा जा सकता है। तो हम नोट कर चुके हैं। अब हम इस कुएं से जो मिट्टी निकलेगी उसका आयतन निकालेंगे सबसे पहले। तो कुएं से जो मिट्टी निकलेगी, कुआं होता है बेलनाकार, तो बेलन के आयतन के बराबर निकलेगी। लिखते हैं कुएं से निकली मिट्टी का आयतन ये बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच के, यानी 22/7 गुना एच है हमारे पास 4, तो 4 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ है आर का, और ये 49 हो जाएगा। तो 7 49, इन सबको गुणा करेंगे। 22 चौक 88 और 4 सते 28, और इन दोनों की गुणा आएगी 2464, और चूंकि ये आयतन है इसलिए इसको लिखेंगे घन मीटर। अब आयतन में वृद्धि देखिए 10% है। आयतन में वृद्धि प्रारंभिक आयतन का 10%, यानी 2464 का 10%, और ये हो जाएगा 2464 गुना 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 246.4, 10 से इसको भाग देने पर, और इतने घन मीटर आएगा। तो कुल आयतन जो होगा मिट्टी का वो हो जाएगा खुदने के बाद कुल आयतन, खुदने के बाद कुल आयतन, मिट्टी का खुदने के बाद कुल आयतन बराबर हो जाएगा पहला आयतन, और इसमें जोड़ देंगे इसकी वृद्धि को, तो ये हो जाएगा 2710.4 घन मीटर। अब ये जो आयतन है, यानी ये जो मिट्टी खोदी गई, इसी मिट्टी को डाला गया उस घनाभाकार गड्ढे में जिसकी लंबाई दी गई है, यहाँ पर देखिए 40 मीटर, और चौड़ाई दी गई है 28 मीटर, और जिसकी ऊंचाई को आपने h डैश माना है। तो इसका आयतन यानी इस गड्ढे का आयतन बराबर हो जाएगा इस मिट्टी का आयतन। चलिए लिखते हैं, गड्ढे का आयतन बराबर होगा खोदी गई मिट्टी का आयतन, और गड्ढा घनाभाकार है इसलिए L गुणा B गुणा H डैश बराबर होगा 2710.4, और यहाँ आ जाएगा L का मान है हमारे पास 40 और B का मान है 28, और गुणा H डैश बराबर हो जाएगा 2710.4, H डैश हो जाएगा 2710.4/40 गुना 28। अब इसको हमें सोल्व करना है। इसको काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और 2 पंजे 10, और 2 दूनी 4, और इसको काट देंगे तो नीचे आ जाएगा 20 गुना 28। इसी तरह से हम 2 से इसको काटते जाएंगे। मैं फाइनल सॉल्यूशन अब बता रहा हूँ इसका, 2.42 मीटर। तो ये
इतनी ऊंचाई तक वो गड्ढा भर जाएगा मिट्टी से। ये इसका आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 21। इसमें हमसे बोला है उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं और जिसका बाह्य व्यास 14 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम नोट कर चुके हैं खोखले बेलन का बाह्य व्यास जो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमने बाह्य त्रिज्या निकाल ली जिसको हमने R1 माना है, जो व्यास की आधी होती है यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी मोटाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर। देखिए बाह्य त्रिज्या में से मोटाई माइनस करके हम इसकी आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, इसको R2 मान ले और ये हो जाएगी R1 माइनस मोटाई यानी 7 माइनस 2 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारे पास इसमें जो बेलन है वो दोनों सिरों से खुला हुआ है, यानी इसका सामने का सिरा अगर मैं आपको दिखाऊं बनाकर तो इस तरह से है। उसकी एक आंतरिक त्रिज्या है, एक बाहरी त्रिज्या है और एक मोटाई है उसकी। तो यहाँ पर जब हम उसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो एक तो इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालेंगे, एक बाह्य वक्र पृष्ठ निकालेंगे और दोनों जो सिरे होंगे जो वर्ताकार वलय की तरह काम करेंगे इनका क्षेत्रफल निकालेंगे और सभी को जोड़कर तब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। तो सबसे पहले हम इसके सिरों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखो सिरे वलयाकार हैं तो प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बड़े वर्त, ये वर्ताकार सिरा है ना, तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल, तो ये मोटाई रह जाएगी इसकी, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा इतने एरिया का। तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई R1 स्क्वायर होगा और छोटे वर्त का पाई R2 स्क्वायर होगा, क्योंकि बड़े वर्त की त्रिज्या R1 है और छोटे वर्त की R2 है। अब पाई को हमने कॉमन ले लिया और R1 की वैल्यू पुट कर दी। R1 की वैल्यू 7 है हमारे पास, 7 स्क्वायर, और R2 की वैल्यू 5 निकली है तो 5 स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई इंटू 49 माइनस 25, और इनको घटाएंगे तो 9 में से 5 घटेंगे, 4 बचेंगे और 2 24 पाई। ये प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल निकल चुका है। इसको हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ। ये होगा 2 पाई और आंतरिक त्रिज्या लेनी है यानी R2 और इंटू H, 2 गुणा पाई गुणा R2 की वैल्यू 5 और H की वैल्यू हमारे पास है 20, तो 5 दूनी 10 और 20.200, 200 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे बेलन का बाह्य वक्र पृष्ठ। ये निकलेगा बाह्य त्रिज्या लेकर, यानी 2 पाई और बाह्य त्रिज्या है R1 और इंटू H, 2 पाई इंटू R1 की वैल्यू हमारे पास 7 है और H की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 दूनी 28, 280 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ये हो जाएगा बाह्य वक्र पृष्ठ प्लस आंतरिक वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, और बाह्य वक्र पृष्ठ हमने निकाला है इसका 280 पाई, आंतरिक वक्र पृष्ठ निकाला है 200 पाई और प्लस 2 गुणा एक सिरे का क्षेत्रफल हमने निकाला था 24 पाई। ये हो जाएगा 480 पाई इन दोनों को जोड़ने पर, और प्लस ये 24 दूनी 48 पाई, और इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 528 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर होगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम नोट करते हैं डायमेंशंस। तो हमने नोट कर लिया है बेलन का वक्र पृष्ठ 1000 वर्ग सेंटीमीटर, आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने इसकी त्रिज्या निकाली r बराबर 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर मान ली हमने कि माना बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। तब वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई RH, और 2 पाई RH जो है हमें बराबर दे रखा है इसमें 1000 के। अब यहाँ पर हम रखते हैं सभी डायमेंशंस को। 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना r का मान 10 गुना h बराबर 1000 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, h बराबर हो जाएगा 7 गुना 100/2 गुना 22। 2 से 100 को काट देंगे, 50 आ जाएगा। h बराबर आ जाएगा 350/22, और इसको हम काट दें 2 से तो ये हो जाएगा 175, और ये हो जाएगा 11, और 175 को 11 से भाग करें। वी फाइंड h इक्वल्स टू 15.9 समथिंग, और ये हो जाएगा इसका आंसर इतने सेंटीमीटर। एक आंसर निकल गया, ऊंचाई निकल गई हमारे पास। अब हमें निकालना है आयतन। अब आयतन जानते हैं हम, बेलन का होता है पाई r² h। 22/7 रखेंगे और r का मान रखेंगे 10, क्योंकि इसका स्क्वायर है इसलिए 10 गुना 10, और h का मान ये वाला रख दीजिए 175/11, और 11 दूनी 22, और इसको 7 से काट दें, ये 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 हो जाएगा। 25 दूनी 50 और 2 जीरो ये वाली, तो 5000 हो जाएगा। 5000 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों आंसर हो जाएंगे, एक आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा जा रहा है 22 सेंटीमीटर लंबे और 11 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को मोड़कर दो विभिन्न वर्तीय बेलनों का पृष्ठ बनाया गया। इस प्रकार जो बेलन बने उनके आयतनों और संपूर्ण पृष्ठों के अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में एक कागज है जो 22 सेंटीमीटर लंबा है और 11 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब इसे एक बार तो इस तरीके से रोल किया गया है, यानी इसको मोड़ा गया है लंबाई के अनुदिश, और एक बार इसको मोड़ा गया है चौड़ाई के अनुदिश। देखिए अगर हम इसको इस तरह से उठाकर ऐसे रोल करते हैं, ऐसे आप मानिए कि ये वो कागज का टुकड़ा है और हम इसको उठाकर इस तरह से रोल करते हैं, इस तरह से मोड़ते हैं और इसका एक बेलन बनाते हैं। तो देखिए अब जो इसकी लंबाई थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो इसकी परिधि बन जाएगी। ये वो लंबाई, ये लंबाई इसकी परिधि बन जाएगी। यानी 22 सेंटीमीटर पहली स्थिति में परिधि बन जाएगी और 11 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बन जाएगी, और दूसरी परिस्थिति में ये 11 सेंटीमीटर परिधि बन जाएगी और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई बन जाएगी। तो दो केस बनेंगे। पहला केस होगा लंबाई के परिधि मोड़ने पर, परिधि यानी 2 पाई, और इसमें त्रिज्या को r1 मानते हुए 2 पाई r1 हो जाएगी। जब इसको हम लंबाई के परिधि मोड़ेंगे तो परिधि का काम ये करेगा, ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ से हम r1 की वैल्यू निकाल लेंगे 11/2 पाई और 11/2 गुणा 22 और बटे 7, या r1 की वैल्यू हो जाएगी, देखिए 11 दूनी 22 और 7 ऊपर जाएगा, 7/2 दूनी 4, तो इतने सेंटीमीटर आएगा r1 का वैल्यू। अब r2 का वैल्यू निकालेंगे,
और हाँ, इसमें H2 भी ऊंचाई देखिए, इसमें ऊंचाई का काम इसमें करेगा 22 सेंटीमीटर वाला, ये 22 सेंटीमीटर इसमें ऊंचाई का काम करेगा। अब सेकंड केस बनेगा, या फर्स्ट केस डिस्कस किया है तो साथ ही साथ इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकाल लें। अब आयतन हो जाएगा इस केस में V1 जो कि होगा पाई R1 स्क्वायर इंटू H बराबर पाई, पाई की वैल्यू भी पुट कीजिए 22/7 गुना, ये 7/4 है R1 का वैल्यू, तो 7/4 को 2 बार लिख देंगे, 7/4 गुना 7/4 और गुना 22, एक साथ से एक साथ कट जाएगा और यहाँ जाएगा 2 से इसको काट देंगे और 2 से इसको काट देंगे, तो 11 और 11 की गुणा और 7 की गुणा, ये आ जाएगी 847 और नीचे 4 बचा हुआ है तो बटे 4 लिखेंगे। अब हम निकालते हैं सेकंड केस में, या इसी केस में, अभी रुको सेकंड केस पे नहीं जाते, इसी केस में हम संपूर्ण पृष्ठ भी निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ जिसको हम S1 कहेंगे, S1 होगा 2 पाई R1 इंटू H प्लस R1, ये संपूर्ण पृष्ठ होगा, यानी 2 गुणा 22/7 गुणा R1 की वैल्यू रखेंगे 7/4, H1 की वैल्यू 22 प्लस 7/4, 7 से 7 कट जाएगा, इस 2 से ये और इस 2 से ये 11 हो जाएगा, तो 11 इंटू इसको 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस 7/4 रखेंगे और ये हो जाएगा 11 गुना 95/4, इनकी गुणा करेंगे तो 1045/4 आएगा और ये हो जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आयतन था इसलिए इसको लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब है केस सेकंड। केस सेकंड में हम चौड़ाई के परितः मोड़ेंगे इस कागज को। देखिए चौड़ाई के परितः जब मोड़ेंगे तो ये परिधि बन जाएगी और ये चौड़ाई के परितः मोड़ने पर ये परिधि बन जाएगी और ये इसकी ऊंचाई रहेगी। तो चौड़ाई के परितः मोड़ने पर परिधि यानी 2 पाई, इसको हम R2 मान लेते हैं, ये हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, व ऊंचाई जो होगी H डैश मान लेते हैं इसको, ये H डैश हो जाएगी अब की बार 11 सेंटीमीटर। यहाँ से R2 की वैल्यू निकालें तो 22/2 पाई, या हम इसको 22/2 गुणा 22 और 7 को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, वैसे 7 यहाँ आना चाहिए, मैंने डायरेक्टली ऊपर लिख दिया है, ये 7/2 आ जाएगा R2 का मान। अब हम इसका आयतन निकालेंगे, तो आयतन हो जाएगा V2 बराबर पाई R2 स्क्वायर H डैश, यानी 22/7 गुणा R2 की वैल्यू रख देंगे 7/2 गुणा 7/2 और H की वैल्यू रख देंगे 11, 7 से 7 कटेगा और इससे ये 11 कट जाएगा और यहाँ नीचे 2, यहाँ 4 ही बचाओ क्योंकि कैलकुलेशन में आगे जाकर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको मत काटो, इसको यही रहने दो। अब हम 22 गुना 7 गुना 11 कर लेते हैं और ये होगा 1694 और बटे 4, ये आ जाएगा आयतन सेकंड केस का। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठ इसमें होगा S2 और ये होगा 2 पाई R2 इंटू H डैश प्लस R2, यानी 2 गुना 22/7 गुना R2 का मान आया है 7/2 और H डैश का मान 11 है और प्लस 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 ये आ जाएगा 22 गुना 11 दूनी 22 और 7 29/2 और ये आ जाएगा 11 गुना 29 और इसका आंसर होगा
इसका आंसर होगा 319 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इनके अंतर निकालने थे, तो आयतनों का अंतर निकालेंगे। आयतनों का अंतर यानी हम निकाल लेते हैं V2 माइनस V1। V2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? V2 की वैल्यू आई थी 1694/4 और V1 की वैल्यू आई थी 847/4 और ये निकलेगा 4 एलसीएम हो जाएगा, इनको घटाने पर 847 मिलेगा। अब देखिए इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलें तो हमें 4 से भाग करना होगा 847 को, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, बचेंगे 3, तो इसको 211 है सही 3/4 लिखेंगे, इतने मीटर क्यूब। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठों का अंतर S1 माइनस S2। पहले हमने S2 माइनस S1 लिया था ना, तो इसमें भी S2 माइनस S1 ही ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 319 माइनस 1045/4, ये S1 की वैल्यू हो गई। एलसीएम लेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे तो 1276 माइनस 1045/4 होगा और ये 231/4 हो जाएगा और बराबर होगा, इसको भी उसी तरह से मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 57 सही 3/4 मीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा और इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है उस खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं और जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, बाहरी व्यास 10 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास 6 सेंटीमीटर है। तो है ना ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन 21 जैसा, बिल्कुल 21 जैसा क्वेश्चन है। उसमें हमें मोटाई दी गई थी, इसमें हमें डायरेक्टली आंतरिक और बाहरी त्रिज्या दे दी है, व्यास दे दिए हैं जहाँ से आंतरिक और बाहरी त्रिज्या निकाल लेंगे और बिल्कुल उसके बाद ये 21 की तरह ही होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद से करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला जा रहा है किसी खोखले बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसमें कुछ पानी है। अब इसमें लोहे का एक घनाकार पिंड डुबाया जाता है। यदि पानी की गहराई 8 सही 9/14 सेंटीमीटर बढ़ जाती है तो घन की कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको एक एनिमेशन से समझिए। ये एक बेलनाकार बर्तन है, इसका व्यास दे रखा है, इट मीन्स त्रिज्या वहां से निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगी। अब इसमें कुछ पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। अब इसमें एक घनाकार पिंड डाला जाता है जिससे इसकी जो गहराई है पानी की वो बढ़ जाती है। जब इसमें डालेंगे तो ये पानी थोड़ा ऊंचाई तक चढ़ जाएगा और ये ऊंचाई जितनी भी चढ़ता है वो हमें दे रखी है 8 सही 9/14 सेंटीमीटर। तो क्या है घन की कोर बताइए। तो देखिए आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत भी पढ़ा होगा। तो जब भी कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो वो अपने आयतन के बराबर पानी हटाती है। तो इस घन का आयतन जो होगा उस आयतन के बराबर ही पानी ऊपर चढ़ जाएगा। और चूंकि पानी एक बेलनाकार बर्तन में चढ़ रहा है इसलिए पानी एक बेलन की शेप में ऊपर चढ़ेगा और जिसकी ऊंचाई हमें दे दी गई है 8 सही 9/14 सेंटीमीटर। तो हमें 8 सही 9/14 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के आयतन बेलन के आयतन को इस घन के आयतन के बराबर रखना है और वहां से इसकी कोर को ज्ञात करना है। इसके लिए पहले मान लेते हैं कि माना घन की कोर A सेंटीमीटर की है और हम साथ ही नोट कर चुके हैं बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या जिसको हमने R मान लिया है 7 सेंटीमीटर और चढ़े पानी की ऊंचाई जिसको हमने H मान लिया है 8 सही 9/14 या फिर इसको हम बोल सकते हैं 121/14 सेंटीमीटर। अब चढ़े पानी की ऊंचाई बराबर होगी घन का आयतन, चढ़े पानी का आयतन बराबर घन का आयतन।
अब हम ऐसा लिख देंगे कि घन का आयतन बराबर ऊपर चढ़े पानी का आयतन। अब घन का आयतन होगा भुजा की घात 3 और ऊपर जो पानी चढ़ रहा है वो बेलनाकार शेप में चढ़ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ए की घात 3 बराबर हो जाएगा 22/7 गुणा आर का मान 7 है तो 7 गुणा 7 रख देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर हुआ है, और एच का मान हमने निकाला है 121/14। ये देखिए यहाँ पर ये हम लिख चुके हैं। अब ये 7 से 7 कट जाएगा और एक 7 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 22 को काटेंगे तो 11 आ जाएगा, और ए की घात 3 इसको लिखेंगे 11 गुणा 121 को हम 11 गुणा 11 भी लिख सकते हैं, तो ए की घात 3 बराबर 11 की घात 3 हो जाएगा और ए बराबर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, अर्थात जो घन इसमें डाला जाएगा उसकी भुजा होगी 11 सेंटीमीटर। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 27। इसमें बोला जा रहा है 11 किलोग्राम तांबे से कितने मीटर लंबा 0.4 सेंटीमीटर व्यास का तार खींचा जा सकता है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार 8.4 ग्राम है। देखिए जो 11 किलोग्राम है ये हमें तार का द्रव्यमान दिया गया है, और जो हमें 8.4 ग्राम दे रखा है ये 1 घन सेंटीमीटर में तांबे का भार है। इट मीन्स ये उसका घनत्व दे रखा है। आयतन इसमें हमें निकालना पड़ेगा पहले, जो कि हम साइंस में यूज होने वाले सूत्र द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व का यूज करके निकालेंगे। उसके बाद हम इस आयतन को बराबर रख देंगे इस तार के आयतन के, और वहाँ से इसकी लंबाई ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले दी हुई डायमेंशंस को नोट करते हैं। तो हमने नोट कर लिया है तांबे का द्रव्यमान और उसका घनत्व। अब यहाँ से हम तांबे का आयतन निकालेंगे, और हम जानते हैं आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व, यानी 11,000 बटे 8.4। अब ये 11,000 देखो कहाँ से आया है, हमें 11 किलोग्राम दे रखा था इसका द्रव्यमान, जबकि घनत्व हमें ग्राम में दे रखा था, तो हमने 11 किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1,000 ग्राम होते हैं, तो इसलिए 11 किलोग्राम में 11,000 ग्राम होंगे। तो अब इसको इससे भाग देना है, भाग दे देंगे। यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटाएं, ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा। अब इसको 2 से भाग दे दें, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और ट्रिपल जीरो बचेगा आगे, और इसको 2 से भाग दे दे, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10 और डबल ज़ीरो बचेगा आगे, और यहाँ आ जाएगा 21। अब बस इसको हम यही रखेंगे 27,500 बटे 21, और इसको लिख देंगे हम घन सेंटीमीटर में। अब हमें तार का व्यास दिया है 0.4 सेंटीमीटर, जहाँ से हम उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या होगी 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि वो व्यास का आधा होती है। अब ये मान लेते हैं कि माना तार की लंबाई h है, तब तार का आयतन, क्योंकि तार तांबे से खींचा गया है तो इसलिए तार का आयतन बराबर तांबे का आयतन होगा। तांबे का आयतन, तार बेलनाकार होता है इसलिए पाई आर स्क्वायर एच होगा इसका आयतन, और तांबे का आयतन हम निकाल चुके हैं। आयतन निकाला था हमने 27,500 बटे 21। अब यहाँ पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर का मान 0.2 था। अब इसका स्क्वायर है तो 0.2 को 2 बार लिख देंगे। एच हम इसमें निकालने जा रहे हैं, 27,500 बटे 21 हो जाएगा। अब 7 से इसके साथ गुणा करेंगे और 22 से भाग करेंगे, तो एच बराबर हो जाएगा 27,500 बटे गुणा 7 और बटे 0.2 गुणा 0.2 गुणा 21 गुणा 22। 21 ये वाला और 22 ये वाला। अब ये 7 या 21 कट जाएंगे, और 3 से क्या इसको भी काट सकते हैं,
चलो बाद में काटते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ से ये दोनों डेसिमल पॉइंट हटाते हैं और ऊपर 100 से गुणा करते हैं। अब इसका कैलकुलेशन करना है हमें। तो इस 2 से इस 100 को काटेंगे तो 50 आएगा, और 2 से फिर 50 को काटेंगे तो 25 आएगा। और अब हमारे पास बच जाएगा ये वाला 22। तो हम काटेंगे 22 से काटेंगे इसको तो 1250 आएगा। और अब इस 3 से इसको काट कर देखते हैं। 3 से जब इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा 10,416.67। अब हमारे पास बच जाएगा h बराबर 10,416.67 गुना 25, और 25 से गुणा करने पर आएगा 1 मिनट, इसको 3 से भाग करने पर आएगा, ये नहीं आएगा 3 से भाग करने पे, 3 से भाग करने पे आएगा 416.67, और 416.67 को हम 25 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 10,416.67, और ये आएगा सेंटीमीटर में h का मान। इसको अगर मीटर में निकालना हो तो हम इसको 100 से भाग करेंगे, जो बराबर होगा 104.1667 मीटर। ये इसका मीटर में आंसर होगा, यानी तार की लंबाई 104.1667, या इसको 104.67 लिखते हैं, इतने मीटर होगी। गाइस इसी के साथ एक्सरसाइज होती है कंप्लीट, और ये टॉपिक भी जिसका नाम था बेलन, ये भी हो जाता है कंप्लीट। अब एक और टॉपिक आपके सिलेबस में इस साल है, शंकु। नेक्स्ट वीडियो शंकु के ऊपर आधारित होगा, और एक्सरसाइज 17.3 के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।